हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले आज का कोट देखो, हर सेकंड की कीमत है, अब खेल पलटने का वक्त है। यानी कि अब हमारा अगले महीने है यूपी पीजीटी का एग्जाम और हर सेकंड की कीमत है, खेल पलटने का वक्त है। यानी कि आप लोगों को सबसे आगे रहना है। वैसे तो लाइव 8:30 बजे मैं आती हूँ, लेकिन आज मैं लाइव नहीं आई हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कोशिश तो करती हूँ ये कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूँ लाइव में, बट इट हैपेंस कि मैं करवा नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरे कल क्वेश्चंस रह गए थे पहले मैं उनको कंप्लीट करा दूँ। अब कल मिलूंगी आप लोगों से लाइव, तो सही रहेगा ना। और उसी के साथ ही अब मैं अपना जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों के साथ लाइव सेशन लेके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। बस संख्या थोड़ी और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग prepositions correctly completes the sentence the committee arrived dash a unanimous decision। तो बताइए बताइए और बताइए इसके साथ कौन सा preposition लगेगा। तो सही जवाब है इसका, इसके साथ लगेगा हमारा at। arrived at a unanimous यानी कि एक मत डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हैं ना, अब आगे से जो भी इतने बड़े क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं उनको एक पीपीटी पे लूंगी जिससे कि सब आपको भी ध्यान से दिखे और मुझको भी दिखे। द प्राइमरी स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ वॉल्ट विटमन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम हिज अदर मेजर वर्क इज इट। कहने का मतलब ये है कि भाई ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन के अदर वर्क से क्यों अलग है। Use of free words to mirror the natural rhythm, celebration of the individual, adherence to traditional formal and rhyming meter, use of colloquialism and slang। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए नहीं है आंसर। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है, लेकिन ओ कैप्टन माय कैप्टन वो वर्क है जिसमें उन्होंने फ्री वर्ड्स नहीं ट्रेडिशनल चीजों को अपनाया है। तो यहां पर है अदरेंस टू ट्रेडिशनल फॉर्मल एंड राइमिंग मीटर। तो इसका आंसर है सी, अदरेंस टू ट्रेडिशनल फॉर्मल एंड राइमिंग मीटर। Question number 3. Which of the following is a key element of the literary style of Charles Dickens? बताओ। Use of spare minimalist prose, use of subjective first person narrative, a focus on single character psychological journey, the use of an omniscient narrator with a distinctive often satirical voice। बताओ जी, इनमें से कौन सा एक की एलिमेंट है ऑफ द लिटरेरी स्टाइल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। मिनिमलिस्ट प्रोज कि रियलिज्म के लिए, या जो है इसके अलावा कहाँ गया, यूज ऑफ सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फोकस ऑन अ सिंगल कैरेक्टर साइकोलॉजिकल, या द यूज ऑफ ओमनिशियंट। तो भाई इसका सही आंसर है डी, द यूज ऑफ एन ओमनिशियंट नैरेटर। ओमनिशियंट का मतलब होता है जो सब जगह उपस्थित रहता है। तो चार्ल्स डिकेंस इज फेमस फॉर हिज ऑल नोइंग नैरेटर who provides social commentary, satirical observation, and a strong moral perspective. In which of the following poems does T.S. Eliot describe a world of spiritual and emotional paralysis where figures are defined by their spiritual emptiness and a lack of conviction? कौन सी पोयम है टी.एस. इलियट की जिसमें स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पैरालिसिस दिखाए हैं? तो ये मत कहना हमने वेस्टलैंड पढ़ी है तो सिर्फ वेस्टलैंड ही इसका आंसर हो सकता है। तो वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, द हॉलो मैन, या ऐश वेंसडे। तो आप यहां पर ये देखो कि उन्होंने स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पैरालिसिस जो बताया है वो हॉलो मैन में बताया है। दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। Which of the following verbs is an example of a linking verb? Run, seem, write, eat। देखिए, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कॉप्यूला,
जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं उसे कहते हैं लिंकिंग। तो रन है, राइट है, ईट है, ये सारे के सारे हमारे मेन वर्ब्स हैं। और जो सीम है वो हमारा दैट इज लिंकिंग वर्ब। ही सीम्स बेटर टुडे, ही की क्वालिटी ही बता रहा है बेटर, तो सीम्स यहां पर लिंकिंग वर्ब है। सीम्स मतलब लिंकिंग वर्ब ही होता है। Question number 6. In the context of William Wordsworth's poetic philosophy, what is the role of memory? In the context of William Wordsworth's poetic philosophy, what is the role of memory? Memory serves as a source of pain and regret. Memory is a transformative, restorative power. Allow the person to re experience. मेमोरी इज अ फ्लॉ, मेमोरी इज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक फिलॉसफी के हिसाब से मेमोरी का क्या रोल है? बताइए क्या रोल है मेमोरी का? तो स्पॉट्स ऑफ टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पॉट्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि वो मोमेंट्स जो आप रीलिव करते हैं। तो ये उसका आंसर है आपका बी, मेमोरी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव। मेमोरी एक वो पावर है जो आप, वो मोमेंट्स है जब आप किसी चीज को, पास्ट के जॉय को रीलिव करते हैं और वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। व्हाट डज द वर्ड ऑब्सिक्वियस मीन? What does the word obsequious mean? Obsequious word का क्या मतलब होता है? Having very serious and formal demeanor, eagerly submissive and excessively fawning to gain favor, tending to be very quiet and reserved, या prone to making। तो भाई मैं obsequious का बता दूं, ये वर्ड लैटिन वर्ड obsequi से लिया गया है, जिसका मतलब होता है to obsequi, to follow or comply with। तो ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है महाचाटुकार व्यक्ति, भयंकर चाटुकार व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं ऑब्सिक्वियस। जो ईगरली प्रेज, तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, दैट इज ऑब्सिक्वियस, दैट इज ऑब्सिक्वियस। In William Faulkner's novel As I Lay Dying, the central narrative is a fragmented multi-perspective account of। विलियम फॉकनर का जो नॉवल है एज आई ले डाइंग, जो सेंट्रल नैरेटिव है, इज अ फ्रेगमेंटेड मल्टी परस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ अ फैमिलीज जर्नी टू बरी देयर डिजीज मेट्रियार्क, अ यंग बॉयज स्ट्रगल, अ स्मॉल टाउन्स रिएक्शन एंड अ मैंस जर्नी टू फाइंड इज लॉस्ट लव। सबसे पहले एज आई ले डाइंग के बारे में बताऊं आपको। कल मेरी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम ये उससे साउंड एंड फ्यूरी के बारे में पूछा था, या एप्सलम एप्सलम के बारे में पूछा था कि इसमें 15 नैरेटर्स हैं क्या? नहीं, 15 जो नैरेटर्स हैं वो आपके एज आई ले डाइंग में। देर आर 15 नैरेटर्स। The story is told from the perspective of 15 different characters and chronicles the Bundren family। Bundren family के बारे में, और इसमें that is the answer is a family's journey to bury their deceased matriarch। What is the primary theme of कमला दास poem and introduction? कल भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कमला दास जी जो हैं वो भारत की सिल्विया प्लैथ कहलाती हैं। शी इज अ कन्फेशनल पोएट। और इसमें जो कल जो स्टूडेंट्स ने सबने बहुत बढ़िया जवाब दे रहे थे, बहुत मतलब एक अच्छी एक क्लास अपार्ट जो है हमारे यहाँ आकर करते। सबसे अच्छा मुझे इस सेशन में ये लगता है आपके साथ लाइव सेशन में कि इसमें जो लोग आते हैं वो वाकई में अभी तक तो जो आ रहे हैं वो सारे पढ़ने लिखने वाले ही आ रहे हैं। बाकी तो कोई ना कोई एक कभी ना कभी तो आएंगे ही जो सिर्फ और सिर्फ फालतू की बात करने आएंगे, मगर अभी बहुत अच्छे लोग जो है वो आ रहे हैं। What is the primary theme of Kamala Das poem and introduction? A celebration of political freedom in post-colonial India, the psychological struggle of a woman to find her voice and identity in a patriarch society, a lament for the loss of a traditional domestic life, a nostalgic reflection on a past home and lost innocence। तो जो इंट्रोडक्शन पोएम है उसमें ये दिखाया है
इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपने बारे में ही बताया है कि हाउ डेस्परेटली शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो इसका आंसर है आपका बी, द आंसर इज बी। मुझे पता है आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब ही दिया होगा। Which of the following novels by Charles Dickens features the character of Miss Havisham, a wealthy recluse who lives in a decaying mansion and wears a wedding dress? तो आप सभी को पता भी है क्या है, दैट इज कौन से नॉवल में हमें मिस हैविशम का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो हर समय अपनी शादी की गाउन में घूमती रहती हैं और वो अकेली रहती हैं, और ये है आपका दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। द आंसर इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन। In the context of grammar, what is an adverbial phrase? A phrase that modifies a noun or pronoun, a phrase that functions as the subject of a sentence, a phrase that modifies a verb, adjective, or another adverb, and answer questions like when, where, how, or why. A phrase that connects to independent. सबसे पहली बात, जो phrase होता है ना, उसमें finite verb नहीं होता, उसमें वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। जैसे अगर मैं यहां पर ये बोलती हूं ही लिव्स इन अ कॉटेज, तो यहां पूछा लिव्स, वर्ब से पूछा वेयर, तो वेयर का जवाब आया इन अ कॉटेज। तो जो वेयर का जवाब देने वाला फ्रेज है, इसमें आप देख रहे हो कोई भी वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। ही लिव्स इन अ कॉटेज, तो फ्रेज वो होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्लॉज वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है, और फ्रेज वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। ही लिव्स इन अ कॉटेज, तो ये प्रेपोजिशन से जो वर्ब फ्रेज स्टार्ट होता है और वाई, वेयर, हाउ वगैरह का जवाब दे, वो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो यहां पर ये है इसका आंसर, अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। What is the primary theme of Robert Frost poem Mending Wall? Mending Wall आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें एक वॉल है, दो जो हैं दो व्यक्ति हैं जो उस वॉल को मेंड करते हैं, और गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये उसका है भी, उसके थीम भी है। तो सेलिब्रेशन ऑफ अ शेयर्ड रूरल ट्रेडिशन, द इनहेरेंट टेंशन बिटवीन ह्यूमन मेड बैरियर्स एंड नेचुरल फोर्सेस, a critique of the dangers of a harsh natural world, a lament for the loss of a close friendship। बताओ क्या है इसका आंसर? है दैट इज प्राइमरी थीम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल की, कि इंसान जो है वो बैरियर्स बनाता है और नेचर उन बैरियर्स को तोड़ देती है। तो इनहेरेंट टेंशन बिटवीन ह्यूमन मेड बैरियर्स एंड नेचुरल फोर्सेस। What does the word supercilious mean? सुपरसीलियस वर्ड का क्या मतलब है? देखो, सुपरसीलियस जो वर्ड है ना, लैटिन के सुपरसीलियम से आया है। सुपरसीलियम मतलब आईब्रो, और जो है जो ऐसे ऊपर आईब्रो, जिनके आईब्रो बहुत ही ज्यादा जो अथाह घमंडी, अपने से सबको नीचे समझने वाले होते हैं, उन्हें सुपरसीलियस कहा जाता है। तो बिहेविंग एज इफ वन इज सुपीरियर टू अदर्स, तो द आंसर इज बी, जो बहुत सुपरसीलियम से लिया, लैटिन वर्ड सुपरसीलियम से लिया है, आईब्रोज जिसका मीनिंग होता है जो अपने से ऊपर किसी को अपने अपने आप को ही अपने वो समझते हैं कि आई नो एवरीथिंग, आई एम फार सुपीरियर टू अदर्स, उन्हें कहते हैं। ठीक है। In T.S. Eliot's The Wasteland, the line, "Oh, Margaret, since I can connect nothing with nothing," conveys a sense of a feeling of spiritual and intellectual fragmentation, or the intellectual triumph, a nostalgic yearning for a more coherent past, the triumph of the human spirit over adversity। तो ये बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और इसमें वेस्टलैंड, बेसिकली जो वेस्टलैंड है वो स्पिरिचुअल बैरननेस के ऊपर ही है। सो द आंसर इज अ फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेगमेंटेशन।
शी इज अ स्पेशलिस्ट डैश रेनेसांस आर्ट एट इन फॉर विद। शी इज अ स्पेशलिस्ट, तुम ही बता दो क्या होगा। स्पेशलिस्ट होते हैं किसी चीज में, इन गुड और बैड के साथ एट लगाते हैं। शी इज अ स्पेशलिस्ट इन। In John Keats' famous letter, what does he propose as a central characteristic of a great poet? भाई जॉन कीट्स ने अपने लेटर में ग्रेट पोएट की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई है? द एबिलिटी टू कन्वे प्रोफाउंड सॉरो, द एबिलिटी टू कन्फ्रंट अनसर्टेनिटी एंड डाउट विदाउट सीकिंग लॉजिकल सर्टेनिटी। वही 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 समझ गए ना तुम? बताओ क्या? वही नेगेटिव कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू क्रिएट ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट, द एबिलिटी ऑफ अ पोएट टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ अदर्स। नहीं, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का ही जो है वो ने कहा है कि एक सेंटर कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पोएट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने रीडर्स को अनसर्टेनिटीज में रखे और रीडर्स किसी लॉजिकल उस तक पहुंचना भी ना चाहे। In William Wordsworth's Tintern Abbey, the speaker's memory of the natural scene provides him with a form of spiritual sustenance. Sustenance का मतलब होता है पोषक तत्व, which he describes as। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है उसमें जो स्पीकर की मेमोरी है नेचुरल सीन की, उन्हें एक स्पिरिचुअल सस्टेनेंस देती है, विच ही डिस्क्राइब्स एज, क्या है वो? अ फ्लीटिंग मोमेंटरी एक्सपीरियंस, अ मिस्टिकल एंड डायरेक्ट यूनियन विद द डिवाइन स्पिरिट और नॉस्टैल्जिक यर्निंग और अ साइंटिफिक एंड रेशनल अंडरस्टैंडिंग। बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे में जो मेमोरी है नेचुरल सीन के साथ जो मेमोरी बताई उसे क्या बताया? वो ये कहते हैं कि मैं 5 साल बाद लौट के जरूर आया हूं मगर मेरे लिए ये लैंडस्केप ऐसा नहीं है जैसे एक ब्लाइंड मैन के लिए लैंडस्केप होता है। मैं जब भी मैं अपने शहर में डेंसन टिंसल के बीच में होता था तब भी ये लैंडस्केप के साथ में कनेक्ट रहता था। तो एक मिस्टिकल एंड डायरेक्ट यूनियन, अ मिस्टिकल एंड डायरेक्ट यूनियन विद द डिवाइन स्पिरिट ऑफ नेचर। Which of the following sentences correctly uses an infinitive phrase as an adverb? पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर बताइएगा। To be a good writer is my goal. He wants to learn how to play the piano. She wrote the letter to express her gratitude. The person to talk to is the manager. देखो एज एन एडवर्ब पूछा है। सबसे पहले इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब होता है 2 + V1। ठीक, to be a good writer, what is my goal? To be a good writer, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। Here it is working as a subject, तो सब्जेक्ट का काम नाउन करता है तो नाउन का काम कर रहा है। He wants to learn, क्या? How to play, he wants to learn what? How to play, तो ये यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फिर नाउन है। She wrote the letter to express her gratitude, she wrote the letter why? जो y का काम करे वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। तो यहां पर आपका इंफिनिटिव फ्रेज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। Which of the following novels by William Faulkner is a stream of consciousness narrative told from the perspective of 3 different characters? चलिए बताइए। The Sound and Fury, As I Lay Dying, Absalom Absalom, Light in August। तो विलियम फॉकनर का जो कौन सा नॉवल है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और 3 डिफरेंट है। कौन 3 लोग हैं? एक है बेंजी, एक है क्विंटिन और एक है जेसन कॉम्पसन। और ये तीनों आपको किस में मिलते हैं? द साउंड एंड फ्यूरी। तो भैया मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पर अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। अभी आई थिंक 29 क्वेश्चंस हैं, तो अभी और क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि भाई देखो, अगर आप लोग अपना पीयूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, लेकिन इसके साथ अगर आप लोग एलिजिबल हो एलटी के लिए तो आप एलटी का फॉर्म आपने अगर भरा है
और आप एलटी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप इंग्लिश सूत्रा को चुन सकते हो। इंग्लिश सूत्रा में आप लोगों को यहाँ पर हम आपका लाइव बैच चलता है, हार्ड कॉपी मटेरियल भी है, पीडीएफ वाला मटेरियल भी है, यानी कि हार्ड कॉपी, जिसे हार्ड कॉपी चाहिए उसे हार्ड कॉपी मिलती है, जिसे पीडीएफ लेना है उसका बैच अलग है। तो आप लोग, आपको करना क्या है, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद उस पे स्टोर में जाकर हमारे बैचेस को देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस है, बैकअप ऑफ लाइव क्लासेस है, इसके अलावा मटेरियल है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और हमारा जो ऐप है अब वो विंडोज़ पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है। और पहले हमारा ऐप नहीं था, क्लास प्लस वाले तो उससे था, लेकिन अब हमारा ऐप विंडोज़ पे भी अवेलेबल है। और आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में देख सकते हैं। कंटेंट में चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, लॉक्ड है ऑब्वियसली, लेकिन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को जीआईसी के लेक्चरर की क्लासेस हमने इसमें फ्री दी हुई हैं। और जेआईसी के लेक्चरर की क्लासेस फ्री के साथ वो उनको यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प कर रही हैं। मैंने कहा हेल्प कर रही हैं, वो मटेरियल पीडीएफ में है। तो यहाँ पर ये बैचेज हैं, एक दोनों में ग्रामर और लिटरेचर दोनों हैं। ग्रामर एक ही सिर्फ लिटरेचर का भी है। इसके अलावा अगले महीने जो पीजीटी का पेपर है उसके लिए भाई देखो, आप ये क्लासेस कर रहे हो अपनी लाइव हमारी और वैसे कर रहे हो ये वाली जो हमारी यूट्यूब की है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे और भी अच्छे से तैयारी करनी है तो आप एक ये वाला हमारा स्कोपम का बैच है जो यूपी पीजीटी के लिए ही जो है। अब ये लाइव एंड वीडियोस पे लिखा हुआ है लेकिन अब ये लाइव नहीं है, ये अब सिर्फ वीडियो फॉर्म में है ये, क्योंकि पेपर तो इसका मई में होना था और जो है अक्टूबर में चला गया। तो यहाँ पर आपको इसमें 20 टेस्ट पेपर्स हैं जिनका वीडियो एक्सप्लेनेशन है, प्लस जो पेपर्स हैं वो आपके पीडीएफ फॉर्म में है। और जो टीजीटी के लिए है वो पायनियर वाला है, इसमें तो बहुत सारे टेस्ट हैं कि बहुत सारे टेस्ट हैं। आप आइए ऐप पर देखिए, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा 20th क्वेश्चन है, In which of the following poems does Nissim Eskil describe a street scene in Bombay featuring a leper, a beggar, and a blind man, suggesting a complex urban reality? Letter A, Sam's The Night of the Scorpion, a street, background casually. In which of the following poems does Nissim Eskil describe a street scene in Bombay? And that is दैट इज एक बार मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं इसको क्रॉस चेक करूं इसका आंसर को, तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करना चाह रही हूं। आप भी सोच रहे होंगे ये तो पहले भी किया जा सकता था, मगर मैं फिर भी कर लेती हूँ। और कौन सा है, पता नहीं क्यों मुझे इसका आंसर ये वाला जो दिया है इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि बेसिकली स्ट्रीट सीन इन बॉम्बे जो दिखाया गया है वो इनमें से जो है लेपर, ये वाला क्वेश्चन हम अभी ये इसमें बैकग्राउंड कैजुअली दिया, मगर मुझे ये आंसर ठीक लग नहीं रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, मुझे 21 पे आ रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इज अ बिल्डिंग्सरोमन chronicling the protagonist's journey from childhood poverty to a life of great expectation? फिलिप पिरिप की कहानी है जिसमें वो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल का मतलब होता है नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर्स, और ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन। व्हाट डज द वर्ड एफर्वेसेंट मीन? व्हाट डज द वर्ड एफर्वेसेंट मीन, और ये आपको मुझे बताना है कि एफर्वेसेंट का क्या मतलब होता है। और ये रहा लैकिंग एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी,
और आप लोगों ने एक सुन भी रखा होगा, एफोवेसेंट टैबलेट्स भी आती हैं। तो जो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स होती हैं। एफोवेसेंट का क्या मीनिंग होता है? लैकिंग एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, प्रोन टू मेक कॉन्ट्रोवर्शियल एंड शॉकिंग स्टेटमेंट्स, या एक्सट्रीमली केयरफुल एंड मेटिकुलस। तो मैं आप लोगों को इसमें ये बताऊं कि एफोवेसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ये मैंने सुना है कि एफोवेसेंट टैबलेट्स आती हैं, यानी कि जो फुल ऑफ एनर्जी, जो भी एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हाई स्पिरिट्स हो, उसे एफोवेसेंट कहा जाता है। शी इज रिस्पॉन्सिबल डैश द न्यू प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबल के साथ जो प्रेपोजिशन लगाते हैं, दैट इज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। Which of the following is a major theme in Kamala Das' poem My Grandmother's House? A reflection on the political history of India, or nostalgic memory of childhood, innocence and a longing for a lost home, a critique of the social conventions and marriage, the triumph of urban life. देखो जो उनकी पोएम है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, माई ग्रैंडमदर्स हाउस, ये बहुत ज़्यादा डीपली नॉस्टैल्जिक पोएम है जिसमें वो अपनी ग्रैंडमदर के घर को मिस कर रही हैं। सो द आंसर इज बी, a nostalgic memory of childhood innocence. In the context of grammar, what is an appositive? A word that, ये कल भी हमने क्वेश्चन इसका एक आया था, a word that describes a verb, a word or phrase that renames or gives more information about a noun, a word that connects two clauses, a word that describes a noun. तो बताइए क्या होगा? एपोजिटिव क्या होता है? एपोजिटिव का मतलब होता है एक वर्ड या फ्रेज जो नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। मिस्टर शर्मा, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये पूरा हो गया ना फ्रेज, हैज अराइव्ड, तो ये हो गया आपका एपोजिटिव। ठीक। शी इज अ कॉनशियर डैश वाइन, शी इज अ कॉनशियर डैश वाइन। कॉनशियर का मतलब होता है वन हु नोज, मतलब जिसको खाने पीने की चीज, जो आर्ट हो या कोई भी चीज हो उसका बहुत ज्ञाता होता है, उसे कॉनशियर कहा जाता है। तो शी इज अ कॉनशियर ऑफ फाइन वाइन, शी इज अ कॉनशियर ऑफ फाइन वाइन। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जॉन कीट्स पोएट्री, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसका। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कैमिलियन पोएट रेफर्स टू अ पोएट हु। कैमिलियन पोएट, ये ना एक टर्म भी आता है कि कैमिलियन पोएट टर्म किसने दिया है, कैमिलियन पोएट कीट्स क्यों कहते हैं। तो कैमिलियन पोएट का मतलब होता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। तो क्या ये एक नेगेटिव वर्ड है? इज एबल टू चेंज देयर स्टाइल, हैज नो फिक्स आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, इज एबल टू क्रिएट। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जॉन कीट्स ने एक टर्म यूज करा है, दैट इज, कौन सा टर्म है? ईगोटिस्टिकल सबलाइम। और ये आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि ये टर्म उन्होंने यूज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। उन्होंने कहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में ऐसा लगता है कि ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी दिया, उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि कैमिलियन पोएट क्या होता है, जो अपने बारे में नहीं बताता है, उसकी खुद की फिक्स आइडेंटिटी नहीं होती है, बल्कि वो अपने आप को दूसरों के हिसाब से अडेप्ट करता है और उनके हिसाब से चीजें समझता है। उसकी पर्सनैलिटी दूसरों की पर्सनैलिटी में खो जाती है। तो ये है, दैट इज हैज नो फिक्स आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। Which of the following sentences uses a prepositional phrase as an adjective? Prepositional phrase को adjective की तरह कहाँ use किया जाए? The dog with the wagging tail ran into the park. She went to the store to buy milk. She walked to the store. The book on the table is mine. देखो भाई, डॉग की क्वालिटी बता रहा है वैगिंग टेल, डॉग की क्वालिटी, तो हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब नीचे वाले भी देख लो तो आंसर तो ए ही है। शी वेंट टू द स्टोर, वाई, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब। इंफिनिटिव फ्रेज, ही वॉक्ड वेयर टू द स्टोर, ये सीधा एडवर्ब फ्रेज है। द बुक वेयर ऑन द टेबल इज माइन, तो बुक कहाँ है,
द बुक ऑन द टेबल इज माइन। बुक जो है वो जो टेबल पे बुक रखी है वो मेरी है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अब आप ये देख ही सकते हैं कि कहाँ पर कैसे जो है वो बताया जा रहा है। द डॉग, जो जिसकी की डॉग के बारे में, डॉग की क्वालिटी ही बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है ए। What is the primary theme of Robert Frost Stopping by Woods on a Snowy Evening? आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत ही प्यारी सी पोयम है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, है ना। Miles to go before I sleep, miles to go। और go जो वर्ड है यहाँ पर मतलब go जो है वो सोसाइटल ऑब्लिगेशंस के लिए, और स्लीप जो है वो एलिगोरिकली यूज करा गया है डेथ के लिए। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है थीम क्या है? द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू लाइफ, अ कंटेम्पलेशन ऑफ द ह्यूमन नीड टू रेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। और पढ़कर आपने चारों ऑप्शन में पढ़ के अपने फेफड़ों को क्यों कष्ट दूं, तो इसका आंसर है दैट इज बी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन यही था। एक क्वेश्चन इसमें मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैंने वो हटा दिया। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोग करवाए हैं, जो कल के क्वेश्चन में बच गए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।